नमस्कार साथियों। समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है अधिमान्य विवाह। अधिमान्य विवाह आदिम जनजातियों में विवाह की अनेक प्रणालियां प्रचलित रही हैं। विवाह से दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध स्थापित नहीं होता, वरन दो परिवारों दो परिवार भी जुड़ते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अनेक अवसरों पर अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं। विवाह दोनों परिवारों में अनेक नए रिश्तों को जन्म देता है और ये रिश्ते एक दूसरे पर कुछ अधिकार एवं दायित्व भी डालते हैं, जिन्हें निभाने दोनों परिवारों के सदस्यों का कर्तव्य माना जाता है। उदाहरण के लिए टेवियो ट्रोबियोगंडा द्वीप के लोगों में भाई का यह कर्तव्य है कि एक वर्ष में एक बार बहन के पति को फसल में से कुछ हिस्सा भेंट करे। हिंदुओं में बहन के पुत्र या पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई उनके व उनके परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण व नगद पैसे देता है, जिसे बहात भरना कहा जाता है। इस प्रकार से इन दो परिवारों में जीवन साथी चुनने से संबंधित कुछ वरीयताएं भी पाई जाती हैं। इनके अनुसार एक व्यक्ति का विवाह एक विशिष्ट संबंधी से होना अधिक पसंद किया जाता है। जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को ही दूसरों की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह के नाम से जानते हैं। लूसी मेयर इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, यदि क्षणीय वो कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार लेवी स्ट्रॉन्स का मत है कि अधिमान्य विवाह का मुख्य उद्देश्य जनजातियों की आंतरिक एकात्मकता को सुदृढ़ करना है। आंतरिक एकात्मकता को सुदृढ़ करना है, परंतु होमन्स एवं अन्य लेखकों का मत है कि जनजातियां एकात्मक जैसे अच्छाइयों को सदैव शायद ही समझ पाती हों, अतः इनमें सामाजिक कारणों से ही अधिमान्य विवाह का जन्म हुआ है। अधिमान्य विवाह के अंतर्गत अनेक विवाहों का भी हम वर्णन करेंगे, जैसे सलिंग सहरोदरज विवाह। इसे चचेरे मसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह में एक ही लिंग के सहरोदर की संतानों में विवाह होता है, जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियों जब परस्पर विवाह करते हैं तो उसे क्रमशः मौसेरे भाई बहनों या चचेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। मुसलमानों में दोनों ही प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। अरब की खानाबदोश जनजाति बड़ोइन में दो भाइयों के लड़के लड़कियों परस्पर विवाह करते हैं, क्योंकि यह जनजाति ऊंट पालन का कार्य करती है। नेक्स्ट है बिलिंग सहरोज विवाह। इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह बिलिंग सरोरजों की संतानों में होते हैं। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे मातृपक्षीय बिलिंग सहरोज विवाह कहेंगे। यदि वह अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय सहरोज विवाह कहलाएगा। उदाहरण के लिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मामा की लड़की से विवाह करने का पूरा अधिकार था। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की कोरिया जनजाति में फिजी द्वीप में भी इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। नंबर 3, देवर विवाह।
कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है, तो इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लीवरेट शब्द लैटिन भाषा के लीवर से बना है, जिसका अर्थ है भाई, पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का प्रयोग है दिवोर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती है। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। द्वितीय, पति के छोटे भाई से विवाह, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह करता है। रामायण काल में रावण की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई भविष्य ने उसकी पत्नी से विवाह किया था। इसी प्रकार से बाली की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने विवाह किया था। कई पितृपक्षीय समाजों में एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसके बाद वाला भाई होता है, जिसे अपने भाई की सारी संपत्ति, भूमि, मकान, पद, उसकी विधवा पत्नी और बच्चे भी विरासत में मिलते हैं। इसे अपने देवर विवाह कहते हैं। नेक्स्ट, साली विवाह। ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, सीमित साली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में भी उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है। समकालीन साली विवाह, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती है। डॉक्टर दुबे साली विवाह के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का प्राथमिक अधिकार। दूसरा, व्यक्ति का अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। तीसरा, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। ऐसे दो रूप बहुपत्नी प्रथा के ही उदाहरण हैं। यह प्रथा उन जनजातियों में प्रचलित है जिसमें वर मूल्य की मात्रा अधिक है। एक स्त्री की मृत्यु होने पर उसके पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि या तो वह उस व्यक्ति को दूसरी पत्नी देने का प्रबंध करे या वधू मूल्य लौटा दे। कभी कभी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी यदि उसका कोई संतान नहीं होती है तो एक निश्चित समय के बाद पत्नी के पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी किसी पुत्री से उसका विवाह कर दे, क्योंकि उसके अभाव में दामाद का वंश नहीं चल पाएगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टेलर इस बात से इस प्रकार के विवाह में दो परिवारों का कर्तव्य बोध देखते हैं। टेलर क्या कहते हैं? दो परिवारों का कर्तव्य बोध देखते हैं। ऐसे विवाहों में पत्नियों के एक दूसरे की बहनें होने के कारण परिवार में साधारणतः तनाव और संघर्ष की स्थिति नहीं पनप पाती, जबकि दूसरे परिवार से ही स्त्री लाने पर इस प्रकार के संघर्ष की अधिक संभावना रहती है। टाइलर और फेजर ने कई समाजों का अध्ययन करके बताया है कि देवर व साली विवाह दुनिया के कई भागों में साथ साथ प्रचलित है, तो कहीं कहीं पृथक रूप से है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अधिमान्य विवाह का अधिकतर एक क्वेश्चन आता है कि अधिमान्य विवाह क्या है और उसके विभिन्न
विवाहों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप इन सभी चारों का जैसे आपने वर्णन किया था ना, सलीन सरोज विवाह नंबर 1, नंबर 2 विलिंग सरोज विवाह, नंबर 3 देवर विवाह, नंबर 4 शाली विवाह, इन चारों का अपने को अलग अलग रूप से वर्णन करना है। धन्यवाद।